नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर जनरल स्टडी के उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के रूप में और चेक कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट करते हैं। और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहता है। साथ ही साथ वीडियो में बने रहिए, बीच में कुछ और भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से ऑब्जर्व करिए और इसमें जो एक्सप्लेनेशन आपके लिए है उस एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखते हुए आप अपना रिवीजन प्लान तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन के साथ। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन पर तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकें। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके लिए। Which of the following monetary policy measure can be taken by Reserve Bank of India for infusion of liquidity in the market? यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी जो ली जाती है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज होती है। कहने का मतलब ये है कि आरबीआई जब स्टेप लेता है मॉनेटरी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए तो कौन कौन से स्टेप लेता है उसके रिगार्डिंग में ये कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ध्यान में रखना है आपको लिक्विडिटी को इन्फ्यूजन करना है, यानी कि इंक्रीज करने के ऊपर ध्यान देने की बात की जा रही है इसके अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक है उनसे गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है उसे परचेज कर लेना, फर्स्ट एक्टिविटी। सेकेंड आपसे बोला जा रहा है इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, जिसे सीआरआर भी हम बोलते हैं, रिक्वायर्ड फॉर कमर्शियल बैंक। सीआरआर एक तरह से कैश रिजर्व रेशियो की अगर हम बात करें एक परसेंटेज में कुछ अमाउंट कैश बैंक को अपने पास रिजर्व रखना होता है इमरजेंसी कंडीशन के लिए। तो ये बोला जा रहा है कि उसे इंक्रीज, अगर सीआरआर को अगर इंक्रीज कर दें तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये बोला जाता है कि भी जो इन्फ्लुएंस है उसका जो, यानी कि मार्केट के अंदर एबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट, इसमें आपसे बोला जा रहा है लॉन्ग टर्म रिजर्व रेपो ऑपरेशन, यानी कि रेपो रेट जो होता है उससे रिलेटेड जो ऑपरेशन है, ठीक है, वो आरबीआई लेता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो ये तीन स्टेप है। अब तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है, आपको चूज करना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड, ये सेकंड और ये थर्ड ये करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड ये करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बात की जा रही है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है? रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो भी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम सीआरआर की बात करें, ठीक है, अगर हम सीआरआर की बात करें यानी कि कैश रिजर्व रेशियो की अगर हम बात करें, अगर इसे इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि बैंक के पास जो प्रोविजन होता है पैसे को अपने पास मेंटेन करके रखना, इसे इंक्रीज कर दिया जाए, इट मींस वो मार्केट में उस मनी को लोन के रूप में नहीं दे सकता। तो इन्फ्लुएंस इसका इंक्रीज नहीं होगा कैश का मार्केट में, बल्कि डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि हाई सीआरआर जब होता है बैंक के लिए तो वो उसे क्या करना होता है, रिजर्व ज्यादा मेंटेन करके रखना होता है, और जिस वजह से वो लिक्विडिटी इंक्रीज नहीं कर सकता मार्केट के अंदर। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा गलत है। अगर हम बात करें ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये आरबीआई लेता है कैश की सप्लाई को लेकर के, यानी मार्केट में लिक्विडिटी को जब इनहेंस करना हो या फिर डिक्रीज करना हो उसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बैंक यानी कि हमारी कंट्री में जो आरबीआई है वो इस स्टेप को लेता है। यानी कि इस पे दो तरीके से ले सकता है, एक तो जब रिसेशन को कंट्रोल करना हो तब इस तरह के स्टेप लेता है, और दूसरा जब इन्फ्लेशन। रिसेशन का मतलब ये होता है जब मार्केट डाउन चली जाती है, जब मार्केट डाउन चली जाती है तो वो कैश को, यानी कि कैश को मार्केट में पहुंचाने वाली पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए एक्शन लेता है। और जब भी लगता है कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है यानी महंगाई ज्यादा हो रही है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि भी जो कैश को अपने पास ले आती है, यानी कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर इशू कर देती है, बॉन्ड वगैरह इशू कर देती है, तब वो इस तरह के काम करती है। और यहाँ पे वाइस वर्सा बिल्कुल उल्टा उसके, यानी कि मार्केट में कैश को पहुंचाना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके उल्टे काम करेगी, यानी कि जो भी सिक्योरिटी उन्होंने जो इशू कर रखा था उसे वापस परचेज कर लेगी। तो इस तरह से ये प्रोसीजर होता है, इस तरह से स्टेप लेती है गवर्नमेंट ताकि बैंक के अंदर, मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी रहे। और सिमिलरली जब इसका जो इंपैक्ट है बैंक के ऊपर भी पड़ता है। अब बैंक के पास जब उसके पास मनी ऊपर से आ रही है,
ठीक है, ऊपर से मनी उसके पास आ रही है, तो वो पब्लिक के लिए, लोगों के लिए पहुंचाएगी। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो जब लो इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है, जब लो इंटरेस्ट रेट होगा तो लोग ज्यादा लोन वगैरह लेंगे, और जब हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो भी लोग लोन नहीं लेंगे बल्कि उसे डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये ध्यान में रखते हुए कि बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया गया था। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड के गलत होने की वजह सिंपल यही है कि भी सीआरआर लो होने से बेनिफिट है मार्केट को, हाई होने से बेनिफिट नहीं है। अगर हम बात करें भी ये लॉन्ग टर्म रेपो रेट की, ठीक है, तो रेपो रेट एक तरह से आप ये कह सकते हो एक रेट होता है जिसे बैंक जो बैंक कमर्शियल बैंक आरबीआई से लेन देन करता है, उससे एक तरह से लोन लेता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसके अंदर आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि कस्तूरी कॉटन इज ए ब्रांडिंग फॉर इंडियन लॉन्ग स्टेपल कॉटन, यानी कस्तूरी कॉटन के बारे में बोला जा रहा है कि ये हमारी कंट्री का एक ब्रांड है, कॉटन से रिलेटेड है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कॉटन 4 is the grouping of country lying in the tropical region of Africa and South Asia, यानी कि कॉटन 4 के अंदर उस ग्रुप को बना दिया गया है, एक ग्रुप है जिसके अंदर अफ्रीकन कंट्री और साउथ एशिया की कंट्री एक ग्रुप क्रिएट करती है, जहां पे कह सकते हो ये जो कॉटन है उसका उत्पादन यानी कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, हमारी कंट्री है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मतलब एक्सपोर्ट करने वाली, कॉटन को ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री में से एक है। अब आपको चूज करना है कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है, यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको चूज करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो मतलब करेक्ट आंसर का मतलब ये है कि गलत स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट गलत थे। अब गलत क्यों है वो जान लेते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि भी आप लोगों को मालूम ही होगा कि अभी वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया गया, और ये अपनी तरह का सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे अभी सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, अभी अक्टूबर में ही 7 अक्टूबर को, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया गया है। तो बैकग्राउंड में क्या वजह थी ये आपको आज पता लग गई है। अच्छा, उसके बाद जान लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि भी अगर हम बात करें अभी जो कस्तूरी कॉटन की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में कॉटन की ये एक ब्रांड है, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी रिकॉग्नाइज की जाती है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, पर हमें करेक्ट नहीं इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना था। तो फिर उसके बाद आपसे कॉटन 4 के बारे में बोला गया था, ये ग्रुप ऑफ कंट्री है जो कि एशियन कंट्री, साउथ एशिया और अफ्रीकन कंट्री दोनों का ग्रुप है, नहीं ये बल्कि अफ्रीकन कंट्री का ग्रुप है। तो इट मींस ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, कि थर्ड स्टेटमेंट में ये बोला गया कि हमारी कंट्री जो इंडिया है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉटन की, लार्जेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट नहीं बल्कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्ट हम लोग उस लेवल का नहीं कर पाते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंट्री प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन तो ज्यादा कर लेती है पर एक्सपोर्ट नहीं कर पाती ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा सी यानी कि सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कॉटन के थोड़ा बैकग्राउंड में जाके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कॉटन जो क्रॉप होता है खरीफ क्रॉप की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है, और ये वर्ल्ड में 2.1% आप कह सकते हो कि ये एरेबल लैंड को यूज करता है। और साथ ही साथ इसके टेम्परेचर की बात करें किस एरिया में ये इसकी खेती की जा सकती है, फार्मिंग होती है, तो आप ये बोल सकते हो जहां पर 21 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो और रेनफॉल अराउंड 50 to 100 सेंटीमीटर हो, उस एरिया में इसे मतलब इसका फार्मिंग करना थोड़ा इजी हो जाता है। और सोइल टाइप जो होना चाहिए वो ब्लैक होना चाहिए। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान ये कुछ पर्टिकुलर स्टेट है जहां पे कॉटन की खेती ज्यादा होती है। वर्ल्ड वाइड बात करें तो चाइना, इंडिया और यूएसए ये 3 मोस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री में से एक है। ध्यान रखिएगा हमारी कंट्री प्रोड्यूस ज्यादा करती है, एक्सपोर्ट हम उस लेवल का नहीं कर पाते, यानी कि आप ये कह सकते हो हमारी कंट्री में ही कंज्यूम ज्यादा हो जाता है, बाहर हम लोग नहीं भेज पाते। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू मिसाइल रुद्रम 1। अभी एक रुद्रम 1
एक मिसाइल टेस्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आपसे इट इज अ एयर टू सरफेस मिसाइल, यानी कि एयर से इसे आप अटैक कर सकते हो सरफेस को टारगेट करते हुए, डिजाइन एंड डेवलप बाय द डीआरडीओ जो कि हमारी कंट्री के अंदर मिसाइल या फिर आप जो भी वेपन वगैरह क्रिएट करने से रिलेटेड जो काम करती है इंस्टीट्यूशन है, वो इसे डिजाइन करने वाली इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज द फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल ऑफ द कंट्री, ये हमारी कंट्री का एंटी रेडिएशन मिसाइल टाइप का एक पहला आप कह सकते हो इंडिजिनियस टाइप का ये मिसाइल है। देखिए इंडिजिनियस का मतलब ये होता है कि विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम द आउटर सोर्स, यानी कि जो बाहर की दूसरी कंट्री है कि उससे बिना हेल्प करके डीआरडीओ ने खुद से इसे डेवलप किया हुआ है, इसलिए इसे इंडिजिनियस बोला जा रहा है। और एंटी रेडिएशन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि भी जो रडार के अंदर ये पकड़ में नहीं आ पाएगी, यानी कि जो भी किसी कंट्री के रडार सिस्टम होते हैं उसको वो इसे कैच नहीं कर सकते, इस टाइप का ये मिसाइल आप बोल सकते हैं। ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट विल इनहैंस द सुपरेंस ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, यानी कि सीड आप बोल सकते हो, कैपेसिटी ऑफ इंडियन एयरफोर्स, यानी कि आप ये बोल सकते हो हमारी कंट्री में इंडियन एयरफोर्स जो है उसकी कैपेसिटी को इनहैंस करेगी ये मिसाइल, ये वेपन आप बोल सकते हो। तो ये तीन स्टेटमेंट हो गए आपके पास। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये है कि तीनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब डिटेल में जान लेते हैं इस करेक्ट होने की वजह क्या है। तो ये है रुद्रम 1 मिसाइल जिसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और इसे इंडियन एयरफोर्स में इंक्लूड कर लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स हमारी कंट्री में जो मतलब प्रोटेक्ट करने का, हमारी कंट्री को आउटर जो अटैक होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का, ये हमारी कंट्री में एक आर्मी का एयरफोर्स है जो कि काम करती है इसको प्रोटेक्ट करने का। और इसकी स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए हमारी डीआरडीओ ने, हमारी कंट्री में जो डीआरडीओ इंस्टीट्यूशन है उन्होंने इसे डेवलप किया है, इंडिजिनियस डेवलप किया है। इंडिजिनियस का मतलब है जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि बाहर के बिना हेल्प से, तो अपनी तरह का ये फर्स्ट ऐसा मिसाइल है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, डीआरडीओ ने डेवलप किया, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी रेंज और कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये 500 मीटर से लेकर के 15 किलोमीटर तक की रेंज को ये एक तरह से उस रडार के अंदर, उस एरिया के अंदर ये अटैक कर सकता है। ये इसकी कैपेसिटी की बात की जा रही है। हाँ, उसके बाद जैसे मैंने आपसे बोला कि ये हमारी कंट्री में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करने का, कैपेसिटी इनहेंस करने का ये काम करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WEP कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि WEP के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और इसमें आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें आपसे बोला जा रहा है इट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट फोकस ऑन इमरजेंसी असिस्टेंट एज वेल एज रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, यानी कि ये एक तरह से इमरजेंसी। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की तो इसमें आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब डिटेल में जान लेते हैं ऐसा क्यों है। कि भी अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि भी जो नोबेल प्राइज अनाउंस हुए हैं, और नोबेल प्राइज की कैटेगरी के अंदर जो पीस प्राइज है, इस बार का पीस प्राइज यानी कि नोबेल पीस प्राइज जो है ये इस इंस्टीट्यूशन को वर्ल्ड फूड
प्रोग्राम WEP को प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड में हंगर को कम करने के लिए और जो भी वॉर विक्टिम वगैरह होते हैं उनको रिहेबिलिटेशन रिलेटेड जो काम है ये करती है। और इस काम को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष का, इस साल का जो पीस प्राइज है इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। तो आप ये बोल सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। और अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट का, तो हाँ, ये इमरजेंसी कंडीशन में असिस्टेंट प्रोवाइड करने का भी काम करती है। वर्ल्ड का जो 2/3 पॉपुलेशन जो है वो किसी न किसी प्रॉब्लम से प्रभावित है, तो उन कंट्री को ये रिहेबिलिटेशन वर्क में काफी हेल्प प्रोवाइड करने का काम करती है। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे ये बोला गया कि भी ये नॉन गवर्नमेंटल है, नहीं, यहां थोड़ा सा चूक हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, बाकी आपको ये पता होना चाहिए इस जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो रोम यानी कि इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। बच्चों के अधिकार के लिए यानी कि चाइल्ड राइट को ध्यान में रखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री के अंदर, वो इस फील्ड में काम करती है, जिसे आप शॉर्ट में बोल सकते हो NCPCR। ठीक है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसके रिगार्डिंग में दो स्टेटमेंट आपके पास है, अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है, इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर में ये, उसके कंट्रोल में ये काम करती है। दूसरे में आपसे बोला जा रहा है, इट इंक्वायर इनटू द कंप्लेन रिलेटेड टू द चाइल्ड्स बच्चे के जो अधिकार होते हैं, यानी फ्री टू, जो उनका राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, उसके रिगार्डिंग में जो भी अगर कंप्लेन आती है, जो 2009 में जो एक अमेंडमेंट पास किया गया था उसके रिगार्डिंग में कोई कंप्लेन आती है तो उसके रिगार्डिंग में ये एक्शन लेने का भी काम करती है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो उसमें बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आप ये बोल सकते हो NCPCR की बात करें कि यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की बात करें, तो हमारी कंट्री में मार्च 2007 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, इस इंस्टीट्यूशन को, और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है, उसके कंट्रोल में आती है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है इसकी एक्टिविटी के लिए, और इसका जो मेन काम ये होता है कि जो चाइल्ड के जितने, यानी बच्चों के जो भी अधिकार है, ठीक है, जो भी राइट है बच्चों के, उस राइट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड काम करते हैं। आप नाम से पढ़ सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी कि चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के जो अधिकार है उसको वंचित ना हो उसके लिए काम करती है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और हमारी कंट्री में जो फ्री RTE जो आया था, यानी राइट टू एजुकेशन की बात करें, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी, दो वर्ड याद रखिएगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करें, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने का भी ये इंस्टीट्यूशन काम करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया सी। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि भाई ये जो इंस्टीट्यूशन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये इंस्टीट्यूशन पॉस्को को भी मॉनिटर करती है। यानी कि जो पॉस्को होता है हमारी कंट्री में, पॉस्को एक एक्ट आया था, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में आया था, उसको भी मॉनिटर करने का भी ये इंस्टीट्यूशन काम करती है। तो ये बताइएगा ये जो एक्ट है इसके में बच्चों को क्या क्या अधिकार दिए गए, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि आज के लिए क्वेश्चन, आपके लिए दो क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि पॉस्को के अंदर बच्चों की सेफ्टी के लिए कौन कौन से अधिकार बच्चों को दिए गए, ये आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये होगा कि राइट टू एजुकेशन के अंदर बच्चों के लिए कौन कौन से अधिकार है, क्या क्या प्रोविजन बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो ये दो क्वेश्चन है, जरा बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या है। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं, कोई सजेशन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए। मेरा एक सुझाव है, अगर आप कंसीडर करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब मैं हर वीडियो के एंड में आपको एक मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी एक क्वेश्चन देना चाहता हूं। अगर आप एग्री करते हैं तो यस लिख के बताइएगा। ठीक है, तो ताकि हम लोग ये भी एक मुहिम स्टार्ट कर सके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी जो भी सजेशन हो। आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।